फ़ातिमा अभी कॉलेज से घर पहुंची ही थी कि इसने अपना यूनिफ़ॉर्म तब्दील किए बगैर सबसे पहले आमना बेगम को मेडिसिन दी। अभी वो इन्हें बाकी की मेडिसिन खिला ही रही थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला। वो दोनों हैरत ज़दा तासरात समेत दरवाजे की तरफ देखने लगीं, मगर मुकाबिल को देख परेशानी के मारे आमना बेगम के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। पिछली बार भी आए थे बुढ़िया, फ़ाइल साइन कर दे, मगर तुमने नहीं की। अब आज तुमसे फ़ाइल साइन करवा के ही यहाँ से जाएंगे। कबीर पाशा अपने कुछ मुलाजमों के साथ इन पर असला ताने मगरूर अंदाज में खड़ा था। आमना बेगम ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, इसलिए ऐसी सूरत हाल में वो बहुत जल्दी घबरा जाती थी। बेटा, क्यों मुझ बेवा से मेरा आखिरी सहारा छीनना चाहते हो? अब वो बाकायदा हाथ जोड़कर इनकी मिन्नत समाजत करने लगी थी। आमना बेगम ने इसे रसान से समझाने की कोशिश की। जवाबन एक मुलाजम ने इन्हें धक्का दे दिया। वो बमुश्किल गिरते गिरते बचीं। तब तक फ़ातिमा भी हिजाब के साथ बाहर आ गई थी, क्योंकि अपने घर में अनजान लोगों को देखकर वो जल्दी से हिजाब लेने अंदर कमरे में चली गई थी। तुम्हें कितनी बार समझाया बुढ़िया, हमारे बॉस से अपनी बेटी की शादी कर दो, इस तरह तुम भी खुश रहोगी और तुम्हारी बेटी भी। अगर ऐसे करोगी तो ये हवेली भी हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। कबीर पाशा ने आमना बेगम को बीच का रास्ता बताया। आमना बेगम की तजलील पर फ़ातिमा ने शदीद गुस्से के आलम में अपना आपा खोया और फिर आगे बढ़ते हुए एक जानदार थप्पड़ कबीर पाशा के मुंह पर जड़ दिया। कबीर पाशा समेत वहाँ मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया था। बहुत गलत कर दिया लड़की तुमने। अगर बॉस का हुक्म ना होता तो मैं अभी यहीं खड़े खड़े तुम्हारी ये चमड़ी उधेड़ कर रख देता। शदीद गुस्से के आलम में कबीर पाशा की आंखें सुर्खियों से भर गईं। तुम्हारा बॉस शायद मेरा थप्पड़ भूल गया, आज जाकर उसे लाजमी याद करवा देना। हमें कमज़ोर समझने की गलती हरगिज़ ना करना। फ़ातिमा एक भूखी शेरनी की तरह गर्राने लगी। आमना बेगम ने कपकपाते वजूद समेत आगे बढ़ते इसे बाजू से थाम लिया, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ये गुंडे फ़ातिमा के साथ कोई बुरा सलूक इख्तियार करें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, इस गुंडे से शादी करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बता देना जाकर अपने इस बॉस को, मैं नहीं डरती उससे। फ़ातिमा ने इस बार शादी से इनकार करने के साथ साथ इन्हें अपने घर से भी निकल जाने का कहा। कबीर पाशा के मुलाजम ज़बरदस्ती इसे अपने साथ तो ले गए, मगर इनकी जाने से पहले की गर्राहट फ़ातिमा के कानों ने बखूबी सुनी थी। बॉस ने अजीब हुक्म दे रखा है, इसको ज़बरदस्ती नहीं उठाना, वरना आज इस लड़की के थप्पड़ के बाद तो मैं इसे ज़बरदस्ती उठाकर बॉस के कदमों में ले जाकर रख देता। पहले तो बॉस के हुक्म की वजह से चुप था, मगर अब इस लड़की की अकड़ तोड़ना मुझ पर लाजम हो गया। देखना, मैं इस लड़की को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। कबीर पाशा का अंदाज़ नखवा तमेज़ था। इस थप्पड़ का बदला तो मुझे अगर बॉस के ख़िलाफ़ भी जाकर लेना पड़े तो मैं ज़रूर लूँगा। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूँगा। कबीर पाशा हवेली से बाहर जाते हुए अपने ख़ास मुलाजिम से बात कर रहा था। फ़ातिमा, जो अभी घर का दरवाज़ा बंद करने आई थी कि इनको यूँ बात करते देख पर्दे की ओट में छुप गई। अब इस कबीर पाशा की बात सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो खुद के असाब पर काबू पाए जल्दी से आमना बेगम के पास आई। वो इस वक्त परेशानी से अपना सर हाथों पर झुकाए सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो इन्हें तसल्ली देती मेडिसिन के साथ पानी का गिलास वापस थमा रही थी। तभी अचानक फिर से डोरबेल की आवाज़ सुनते इसकी जान निकलते निकलते बची। वो अभी वहीं खड़ी हुई थी कि आमना बेगम बाहर देखने चली गईं। फ़ातिमा का चेहरा हनूज़ हिजाब में ही लिपटा हुआ था। कुछ देर बाद आमना बेगम के साथ अंदर आते शख्स को देख इसका रंग एकदम फ़क पड़ गया, मगर फिर वो मुकाबल को एक सख्त घूरी से नवाजती अंदर कमरे में चली गई। इसके चेहरे के सर तासरात उस्मान को फ़ौरन हकीकत से रोशनास करवा चुके थे कि इनके साथ यहाँ क्या क्या हो चुका। वो इसकी आंखों की बोली पड़ चुका था कि कहीं ना कहीं फ़ातिमा इससे भी गुस्सा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एसपी उस्मान ने अपनी पूरी टीम को इस मिशन पर लगा दिया था। आज इसका यहाँ आना भी इसी मिशन का ही नतीजा था। आमना बेगम एसपी उस्मान को कुर्सी पर बिठाकर चाय लाने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर उस्मान इन्हें रोक कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाए इनसे सारे वाक़े का पूछने लगा, जो अभी इसके यहाँ आने से पहले रूनुमा हो चुका था। उन्होंने उस्मान को सारा वाक़या हर्फ बहर्फ सुनाया कि किस तरह नासिर मलक पिछले कई महीनों से इसकी बेटी के पीछे पड़ा और फ़ातिमा के थप्पड़ ने जो इसने गली में लगाया था के बाद से यह सिलसिला तेज़ से तेज़ तर हो गया। हर रोज़ कोई ना कोई इन्हें आकर धमकाने लगता। जवाबन वो बेबस और लाचार बेवा औरत कुछ नहीं कर पाती थी। ये गम इन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था। इसीलिए तो फ़ातिमा इनकी टेंशन कम करने के लिए इन्हें इस दिन पुलिस स्टेशन भी लेकर गई थी, वरना फ़ातिमा को लगता था कि वो ये मामला खुद ही हल कर लेगी, मगर आमना बेगम ने इसकी एक बात न सुनी। इनकी ज़िद के आगे हार मानते फ़ातिमा ने भी कंप्लेन लिखवाने का सोचा, मगर वो इंस्पेक्टर ने इनकी कंप्लेन लिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो भी नासिर मलक के रिश्वत के पैसों पर चलता था, और जो रिश्वत वो पहले खा चुका था इसके बदले में नासिर मलक इस इंस्पेक्टर से यही सब गैर कानूनी काम करवाता था।
वो तो सच शुक्र कि उस्मान ने उस दिन अचानक बिना बताए पुलिस स्टेशन का राउंड लगाया तो इसे सारी सूरत हाल का पता चला। इस नासिर मलिक के खिलाफ इसने स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लान बनाया, मगर उसे लगता था ये सिर्फ गैर कानूनी ज़मीन के कब्जे का मामला, इसलिए वो बड़े आराम से हल कर रहा था। इसने एहतियातन जेडी से कहा था कि 2 औरतें घर में अकेली हैं तो कुछ बंदे वहाँ नज़र रखने के लिए लगा दे। इसलिए जेडी ने इंस्पेक्टर ज़ियान को कहकर कुछ ड्यूटी पर मामूल अहलकार सादा लिबास में इस गली में छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज इन्हें इस मामले का पता चला कि ये सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है बल्कि ये इनकी बेटी की इज्जत का मामला है। आमना बेगम तो डर के मारे हवेली के कागजात तक साइन कर देने को तैयार थी, मगर फातिमा की ज़िद के हाथों मजबूर होकर वो अभी तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इन्हें ये एसपी उस्मान भला आदमी लगा था, इसलिए उन्होंने सारा मामला इसके गोश गुजार कर दिया। आंटी, अगर आपको कोई मसला ना हो तो मैं अभी और इसी वक्त आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उस्मान ने 2 टोक बात की। आमना बेगम इसके पूरे एतमाद अंदाज पर एकदम हैरान रह गई थी। मतलब आमना बेगम के तासरात नासमझी से भरपूर थे। इन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने तस्दीक के लिए दोबारा पूछ लिया। जी आंटी, अगर मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूँगा तो ये मामला ही सिरे से ख़त्म हो जाएगा, और तो और फिर आपको इनके तहफ़्फ़ुज़ की भी फ़िक्र नहीं होगी। उस्मान ने धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल वजाहत दी। इसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह निकाह की बात वो खुद करेगा, मगर हालात को देखते हुए इसने मुनासिब अंदाज में फ़ैसला किया और फिर इनकी रजामंदी चाहिए थी। आमना बेगम को तो वो पहले ही बहुत अच्छा इंसान लगा था, मगर आज उसने इनकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने का फ़ैसला करके इनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली थी, जिस पर वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करने लगी थी। मगर मेरी बेटी हरगिज़ नहीं मानेगी बेटा। आमना बेगम इसके फ़ैसले से एकदम खुश होगी, लेकिन फिर अचानक फातिमा का ज़िद्दी अंदाज़ सोचते हुए यासियत से भरे लहजे में गोया हुई। आंटी, आप इन्हें समझा दें कि ये इनके लिए भी अच्छा और आपके लिए भी। मैं कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करके आता हूँ, आप तब तक इन्हें इन्फॉर्म कर दें। उस्मान ने आमना बेगम को फातिमा से बात करने का कहा और ख़ुद मोबाइल हाथ में थामे घर से बाहर चला आया। इसके हाथ अब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर तेज़ी से हरकत कर रहे थे। शाम के 5 बजे वो लड़की रोड पर तेज़ी से चल रही थी। इस वक्त इसका दिल मुख्तलिफ अंदेशों में घिरा हुआ था। सर्दियों की शाम की वजह से आसपास गुप अंधेरा छाने लगा। वो लड़की मुसलसल ज़ेरे लब मुख्तलिफ आयतों का विर्द कर रही थी। वो हमेशा टाइम पर घर पहुंच जाती थी, मगर आज रास्ते में टैक्सी ख़राब होने की वजह से इसे कितनी देर ड्राइवर ने यह कह कर रोके रखा था कि अभी मैकेनिक आ जाएगा तो ठीक हो जाएगी। इस टैक्सी के चक्कर में इसने 1.5 घंटा इंतज़ार किया, मगर शाम के 4 बजते देखकर इसने खुद ही पैदल चलने का इरादा किया, क्योंकि मैकेनिक तो आके ही नहीं दे रहा था। इतना ठंडा मौसम होने के बावजूद इसकी हथेलियाँ पसीने से भर गईं। वो बार बार कलाई में बंधी रिस्ट वॉच को देख रही थी। जैसे जैसे वो घड़ी देखती इसके कदमों में मज़ीद तेज़ी आ जाती। घबराहट के मारे वो बार बार अपना हिजाब दुरुस्त करती मुसलसल आगे बढ़ रही थी। अचानक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार लड़के आगे बढ़े, मगर पीछे मुड़कर इसे बगौर देखने लगे। अकेली लड़की को रोड पर पैदल चलते देख वो लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे थे। वो लड़की सूरतपन का मुजाहरा करती इनके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। इसके पीछे आती मोटरसाइकिल्स की स्पीड बिल्कुल इसके कदमों के साथ मैच कर रही थी। इनको यूं अपना पीछा करते देख इस लड़की को अपने हवास गुम होते महसूस हुए, मगर वो आज के दिन हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, इसलिए तेज़ रफ्तार में दौड़ती आगे बढ़ने लगी कि अचानक सामने से आती कार की लाइट इस पर पड़ी और वो वहीं आंखों पर हाथ रखे वहीं रुक गई। इसका दिल अभी भी डर के मारे तेज़ तेज़ धड़क रहा था। कार ड्राइव करते शख्स ने सुनसान रोड पर दौड़ती हुई लड़की को देखा तो अपनी कार वहीं रोक दी, और अब वो कार से नीचे उतरकर इससे इसकी खैरियत पूछने ही लगा था कि बाइक पर आते लड़के इसकी जानब आए। मगर अब इस लड़की को इस शख्स के पीछे छुपता देख आपस में चहमगोइयाँ करने लगे। अफान सारी बात एक ही पल में समझ चुका था। इसने एक ज़ोरदार धुमुका इस लड़के को जड़ा जो बाइक से उतरकर इस लड़की की जानब बढ़ रहा था। इसके इस तरह मारने से दूसरे साथी भी उतरे और सब मिलकर अफान पर इकट्ठे हमला करने लगे। इसके मजबूत कसरती वजूद के आगे वो सब बेबस दिखाई दिए। वो चंद ही लम्हों में इन सब के चेहरे अपने थप्पड़ों और मुक्कों से बिगाड़ चुका था, और एक को तो वो 2-3 लातें भी रसीद कर चुका था। वो सब अपनी दुर्गत बनते देख जल्दी से बाइक पर चढ़े और वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। उन्हें मारते हुए अफान को चोट लगी, मगर वो अपना दर्द करता हाथ पीछे झटक कर इस लड़की की जानब मुतवज्जा हुआ, जो खौफ और हरास से अब इसकी जानब देख रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। इस टाइम घर से अकेले बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए।
इस तरह तो कोई भी हादसा हो सकता है। अफान ने अपने मखसूस नरम अंदाज में इसे समझाया और फिर अपनी गाड़ी की जानब चल दिया। आ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, ये रास्ता सेफ नहीं है। कार को स्टार्ट करते अफान ने इसे लिफ्ट की ऑफ़र की, मगर इस लड़की ने बिना सोचे समझे नफ़ी में सर हिला दिया। इस लड़की के साफ इनकार पर अब अफान अपनी हैरत पर काबू ना रख पाया, क्योंकि इसने इस लड़की की वजह से इतने लड़कों की पिटाई की, अपने हाथों पर भी चोट लगवा ली, मगर अभी भी इस लड़की को इस पर यकीन नहीं था। वो इस लड़की की आंखों की गैर यकीनी को गहरी नज़र से देखने लगा, क्योंकि बाकी का चेहरा तो हिजाब में छुपा हुआ था। यहाँ पे रश बहुत कम होता है, इसलिए आपको लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात माने, मैं आपको सेफली घर पहुँचा दूँगा। अफान ने ज़ब्त करते इसे फिर से वजाहत दी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। ईमान ने इतने अरसे में पहली बार अपनी ज़ुबान खोली थी। हद होती है गैर यकीनी कि मैं आपको शक्ल से कोई गुंडा वाली लग रहा हूँ जो आप मुझसे इस तरह बिहेव कर रही हैं। अफान को अब हकीकतन गुस्सा आ गया था, वरना तो वो बहुत ही नरम मिजाज का मालिक था। इसे ये लड़की बिल्कुल अलग खोपड़ी की मालिक लगी, जो ज़िद में अपना नफ़ा नुकसान तक नहीं देख पा रही थी। ओके, आपकी मर्ज़ी, मैं सिर्फ आपको समझा सकता था और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अफान ने इसे इसके हाल पर छोड़ने का फ़ैसला किया और ख़ुद अपनी कार स्टार्ट करने लगा, जब इसे इस लड़की की धीमी आवाज़ ने इसे फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। ओके, मैं चलती हूँ आपके साथ। ईमान ने धीमे लहजे में हामी भर दी। अफान इसके एहसान करने वाले अंदाज पर आहिस्तगी से सर झटकते हुए नफ़ी में सर हिला गया, फिर चुपचाप इसके लिए कार का बैक डोर खोल दिया। कि इसके बैठने की देरी थी कि अफान ने कार स्टार्ट करती। आगे बढ़ते हुए कुछ देर बाद अफान ने इसके घर का एड्रेस पूछा। इस बातचीत के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई, ना ही अब अफान ने इसे दोबारा मुखातब करने की कोशिश की थी। तकरीबन आधे घंटे बाद अफान इसे इसके घर के सामने वाली गली में उतारकर वहां से जा चुका था। फातिमा इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर वो इसकी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। अब वो अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती घर की जानब चल दिया। आज इसे घर जाकर शुक्राने के नवाफिल अदा करने थे, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने अफान को आसरा बनाए गैबी इमदाद के ज़रिए इसकी इज़्ज़त बचाई थी, इसलिए वो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करती कम थी। ज़ैनी पिछले 3 घंटों से मुसलसल खुद को एक किताब में मसरूफ़ ज़ाहिर करना चाह रही थी, मगर इसे ये किताब हरगिज़ पसंद नहीं आ रही थी। ये इसकी बचपन की आदत थी। वो जिस चीज़ से बहुत बोर हो जाती, वो इसे थोड़ी देर भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अगर यहाँ बाकी घर वाले इसके साथ होते तो वो इन सब के साथ कुछ ना कुछ बात करके टाइम गुजार लेती, मगर अब सिर्फ अजलान इसके साथ था। वो तो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, बात क्या खाक करता। ज़ैनी को इस वक्त चुप रहना दुनिया का दुश्वार तरीन अमल लग रहा था। अगर वो इस वक्त मामा बाबा या वली के साथ होती तो वो पूरे प्लेन में शोर मचा के सबको तंग कर देती, मगर इस वक्त यहाँ कौन इसकी बकबक सुनता। इसे अजीब कुफत हो रही थी। ज़ैनी कुछ देर मोबाइल पर अपनी खींची गई तस्वीरों को देखती रही, मगर वो इस सब से भी जल्दी बोर हो गई थी, क्योंकि जब जब वो इन तस्वीरों को देखती तब इसे अपने घर वालों की याद आती थी और वो फिर से रोना शुरू हो जाती थी। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल रोने के बायस इसकी आंखों के पपोटे बाहर को उभर कर वाज़ेह होने लगे थे, इसीलिए वो ऐसी कोई बात ही नहीं सोचना चाहती थी। मगर 13.5 घंटे की फ़्लाइट का सोचते ही इसे जमाइयाँ आना शुरू हो गई। अचानक अजलान की धीमी आवाज़ पर वो भी इधर मुतवज्जा हुई। अजलान ने पास से गुजरती एयर होस्टेस से पानी मांगा। थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस पानी की बोतल और ग्लास एक डिश में रखकर वहाँ ले आई। अजलान इस वक्त विंडो साइड पर बैठा हुआ था। इस एयर होस्टेस को मुसलसल अजलान को तख्ता पाकर इसे तप चढ़ चुकी थी। एयर होस्टेस के इस रवैये पर वो पॉसेसिवनेस का शिकार हो गई। एयर होस्टेस पूरी बतीसी निकाले अजलान को अपने हाथों से पानी डालकर देने लगी, मगर ज़ैनी ने इसके हाथ से ग्लास और पानी की बोतल को झपटने के अंदाज में पकड़ लिया। थैंक यू फॉर ऑल दिस, नाउ यू कैन गो। ज़ैनी के तनक अंदाज पर अजलान एकदम मोबाइल से सर उठाकर इसको बगौर देखने लगा। वो इस वक्त अपने फूले नथनों समेत थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो एयर होस्टेस अब अजलान की बजाय ज़ैनी को देखने लगी, जो इसे देख कम घूर ज़्यादा रही थी। मैं अपने हस्बैंड को खुद सर्व कर दूंगी, आप जाइए प्लीज़। ज़ैनी ने शिस्ता अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते बिगड़े तासरात समेत इसे वहाँ से जाने का कह दिया और फिर खुद बोतल का कवर खोलती अजलान को पानी का गिलास भरकर देने लगी। अजलान ने गिलास तो पकड़ लिया, मगर उसे ज़ैनी का ये अंदाज़ बिल्कुल समझ नहीं आता। ये अंदाज़ खालिस्तान बीवियों वाला था। ज़ैनी की तीखी नाक इस वक्त गुस्से में होने के बाद हद से ज़्यादा सुर्ख पड़ चुकी थी, मगर वो इसको नज़रअंदाज करते आराम से पानी पीने लगा। ज़ैनी कब से इस एयर होस्टेस को नोटिस कर रही थी। वो इधर जाती तो अजलान की तरफ मुस्कुरा कर देखती, अगर दूसरी साइड जाती तो अजलान की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। ज़ैनी से ये सब बर्दाश्त न हुआ, इसलिए वो अपनी फितरत के आन मुताबिक इसको गुस्से से त्योरी चढ़ाकर देखने लगी थी। अब जब इसने स्पेशली हस्बैंड पर जोर दिया, तब इस एयर होस्टेस को ज़ैनी का गुस्सा समझ आया। वो एयर होस्टेस ज़ैनी से डरते दोबारा वापस तो ना आई। तब कहीं जाकर ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया और फिर से किताब को सरसरी अंदाज से देखने लगी। अजलान प्लेन में आते ही अपने चेहरे को हुडी से कवर करके आराम से सो गया था। थोड़ी देर पहले ही वो सोकर उठा। वो मोबाइल से नज़रें हटाए
बाजार तासरात समेत अतराफ में देखने लगा। वो घर में इसलिए नहीं सो पाया था कि कहीं सो जाने के चक्कर में फिर से लेट ना हो जाए। वो आज तक अपनी इस दिन की बेखुदी भूल नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले इसने और जैनी ने बराए नाम खाना खाया। खाना खाने के बाद वो फिर से मोबाइल पर कुछ देखने लगा था। काफ़ी देर बाद मोबाइल में मसरूफ़ रहने के बाद अचानक इसने साथ वाली सीट पर जैनी को सोते हुए देखा। इसके सोने का अंदाज़ इस वक्त बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह लग रहा था। बेतवजही में सोने से इसका थोड़ा मुंह खुला रह गया था। वो कुछ देर तक बेहतियार इसे यकटुक निगाहों से देखता रहा। फिर जैनी की चेयर के सामने रैक पर मौजूद बुक उठाकर सरसरी अंदाज में देखने लगा। वो एक इंग्लिश नावल था। पहले तो वो बुक खोलने के बाद बंद करके वापस रखने लगा, मगर फिर इसने टाइम पास करने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अचानक सोते हुए जैनी का चेहरा नीचे की जानब ढलका तो इसका सर बेख्तियार अजलान के कंधे पर आन टिका। वो फिर सुकून से सो गई। पहले तो अजलान इसका सर खुद से दूर झटकने लगा, मगर फिर गहरा सांस भरते ज़बत का घूंट पी गया। इसका गुस्सा इस वक्त इसके चेहरे से आया हो रहा था। इसे इस वक्त ज़ैनब से बेपनाह नफरत महसूस हो रही थी, मगर इस वक्त वो जहाँ बैठा हुआ था इसने कोई भी सख्त बात करना मुनासिब नहीं समझा। वगरना इसका तो दिल तो चाह रहा था कि अभी इसका सर अपने कंधे से हटा दे, मगर फिर खुद ही सोचकर चुप हो गया, क्योंकि ये एक बेख्तियारी हरकत थी। जैनी तो इस वक्त गहरी नींद में गोताजन थी। अगर वो ये सब जानबूझकर करती तो वो प्लेन में बैठे होने का भी लिहाज ना करता। यकीनन अजलान ने इसे अच्छी खासी सुना देनी थी। अजलान ने अपनी तमाम तर सोचों से निजात हासिल करने के लिए इस वक्त नावल को ही गनीमत जाना और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि फ़्लाइट में अभी भी 3 घंटे बाकी थी और ज़ैनब का सर हनूज इसके कंधे पर था। अंकल, क्या आप किसी शाहजेब को जानते हैं? आज वलीद इब्राहिम साहब से इस आदमी का पूछने आया था जिसने ये न्यूज़ ब्रेक की थी। अपने सवाल पर इन्हें इस तरह टूटा और बिखरा हुआ देख वो खुद भी रोने वाला हो गया था, मगर इसने अपनी हिम्मत मुजतमा करके इनकी हिम्मत बनाना चाहिए। वो जानता था अगर इस वक्त वो इन्हें नहीं संभालेगा तो वो बुरी तरह टूटकर बिखर जाएंगे। वो अपने इस हंसमुख खुश अखलाक अंकल को इस हालत में देखकर कुलस कर रह गया था। इसे इस शख्स से शदीद तरीन नफरत महसूस हो रही थी जिसने इसकी हस्ती बस्ती फैमिली को बुरी तरह बिखेर कर रख दिया था। वली, अब जानकर क्या करेंगे? क्या इस तरह मेरी खोई इज्जत दोबारा बहाल हो जाएगी? इब्राहिम साहब का शिकस्ता लहजा सुनकर पास बैठी सारा बेगम भी बेआवाज़ रो दी, मगर वो अपने आंसू जल्दी से साफ़ कर गईं, क्योंकि इनकी आंखों में आंसू देख इब्राहिम साहब मज़ीद दुख में गिर जाते थे, इसलिए वो इनसे अपने आंसू यकसर छुपा गईं। आप एक दफ़ा सोचें अंकल प्लीज़, ऐसा कौन सा दुश्मन है आपका जिसका शायद आपको पता ना हो, मगर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता हो। वली ने इन्हें लिसान से समझा और दिमाग पर जोर देकर सोचने का भी कहा। वली बेटे, मैं नहीं जानता, ना ही मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया और ना ही मेरी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी रही है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना ही कभी जानबूझकर कोई गलत काम करता हूँ। इब्राहिम साहब ने निंदहाल अंदाज में अपने किरदार की वजाहत दी। मैं जानता हूँ अंकल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वली ने इनके शाने पर हाथ रखते इन्हें भरपूर तसल्ली दी। लेकिन जहाँ तक मैं पता करवा सका हूँ, कोई हकीकत न्यूज़ चैनल है जिसने ये न्यूज़ ब्रेक किया। इन्हें ये न्यूज़ किसने दी, सोर्स का पता नहीं चल पा रहा। वलीद ने इन्हें इस सच्चाई से आगाह किया। पहले तो वो एकदम खामोश हो गए, मगर फिर चंद सेकंड बाद वो लाल बबूका चेहरे समेत सख्त लहजे में गोया होने लगे। वली, जैनी ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम जानते हो बाबा जान मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे मेरे उस माजी का ताना दिया जो कभी भी दागदार नहीं रहा था। वली, मुझसे ये बात किसी तौर हज़म नहीं हो पा रही। बात के आखिर में इब्राहिम साहब ज़िंदगी में पहली बार बच्चों की तरह आंसुओं समेत रो पड़े। इनसे किसी तौर दाऊद साहब की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अंकल प्लीज़, आंटी के लिए खुद को संभाले। वली ने सारा बेगम को अजहद परेशान देखा तो इन्हें संभलने का इंदिया दिया। वली, मैं जैनी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, बहुत दुख दिया इसने हमें। इब्राहिम साहब ने यह बात किस कदर तकलीफ़ से गुजरते अपने लबों से अदा की थी, ये सिर्फ वही जानते थे। उन दोनों के बुझे चेहरों को एक नज़र देखते फिर वो वहाँ से उठते अपने रूम में चले गए। सारा बेगम को रोने की तैयारी पकड़ते देख वली ने इनकी हिम्मत बंधाई और साथ ही साथ इन्हें आहत साहब और अजमत बेगम के जल्द पाकिस्तान आने का भी बता दिया। इसने जानबूझकर जैनी का जिक्र ना किया कि वो भी पाकिस्तान आ रही, वरना तो वो इसको आने से पहले ही मैसेज कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान आ रही है। मगर इब्राहिम साहब और सारा बेगम के इस रवैये पर इसने कसदन जाहिर ना किया और फिर कुछ देर बैठकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस चला गया, क्योंकि वहाँ भी इसने नया नया काम स्टार्ट किया था। बार बार किसी न किसी को इसकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। इब्राहिम साहब का ऑफिस भी आजकल वही हैंडल कर रहा था। इस खानदान के कड़े वक्त में वो बेटे होने के तमाम फ़राइज़ बखूबी निभा रहा था। एक निकाह ख्वाह को लेकर इस एड्रेस पर पहुंचो फ़ौरन ज़ियान और जेडी इस वक्त इकट्ठे बैठे किसी फ़ाइल पर काम कर रहे थे। एक साथ दोनों के मोबाइल पर मैसेज के नोटिफिकेशन की रिंग टून बज उठी। उन्होंने बेदयानी में वैसे ही मोबाइल पकड़ा, मगर सामने उस्मान का हैरत अंगेज़ मैसेज देख वो दोनों बेख्तियार अपनी सीट से उठ खड़े हुए। ये सब क्या है? दोनों के लबों से यकबस्ता जुमला अदा हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे को बगौर देखने लगे। वो दोनों बिना कुछ कहे समझ चुके थे, इसलिए ज़ियान ने कुछ पूछने की बजाय
सीधा कॉल बैक की, जिसे उस्मान ने फ़ौरन पिक भी कर लिया। वाह जनाब, आप तो किसी लड़की की बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अब रिश्ता पक्का और मंगनी करने की बजाय सीधा निकाह पर ही आ गए। इतनी जल्दी प्रमोशन? ज़ियान ने बिना सोचे समझे फ़ौरन ही अपनी हाँकना शुरू कर दी। इन तीनों दोस्तों में यही हंसमुख था जो मजाक वगैरह करके सबका दिल लगाए रखता था, वरना जेडी और उस्मान तो संजीदा मिजाज और कमगो फितरत के मालिक थे। फजूल बातें बाद में करना यार, आई एम सीरियस। ज़ियान की बात सुनकर उस्मान ने इसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हारे जैसा बंदा भला कोई मजाक कर सकता है? मैं तो सारा मामला अच्छी तरह समझ चुका हूँ। जैसे ही कोई लड़की आंखों को बाई होगी, हमारे भाई साहब ने फ़ौरन इन्हें गन पॉइंट पर रखा होगा, फिर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज़ किया होगा, विल यू मैरी मी। इस लड़की ने भी देखा होगा कि भाई ये मामला तो ज़रा सीरियस है। इसने घबराते हुए फ़ौरन हाँ कर दी। अगर अब तेरी इनसे शादी हो रही होगी, है ना? ज़ियान ने अपनी तरफ से सारा मामला गढ़ा और फिर आखिर में खुद ही कहका लगाकर हंस दिया। ज़ियान का इस सूरत हाल के बारे में खींचा गया नक्शा उस्मान के चेहरे पर भी धीमी मुस्कान ले आया था। इसके इस अंदाज पर जेडी भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब वो दिलचस्प निगाहों समेत फ़ोन के स्पीकर के ज़रिए उस्मान के रिएक्शन का मुंतज़िर था। यार, अगर तुम्हारी फजूल बकवास बंद हो गई हो तो जेडी को इन्फॉर्म करो और फिर फ़ौरन इस लड़की के घर पहुंचो जिस पर मैंने नज़र रखने को कहा था। ओके बाय। उस्मान ने अब संजीदगी से अपनी बात कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ज़ियान ने गैर यकीनी अंदाज में घिरे जेडी को देखा, जिसने फ़ौरन से ओके का साइन दिया और फिर झुके सर समेत अपनी फ़ाइल बंद करने लगा। फ़ोन बंद करने के बाद ज़ियान इसे सख्त निगाहों से घूरने लगा। खुद को ज़ियान की नज़रों के इशारे में देख जेडी ने इसे बगौर देखा। क्या हुआ? क्यों घूर क्यों रहे हो? जेडी के सवाल पर ज़ियान ने आओ देखा न ताओ इसे फ़ौरन धमूका जड़ दिया। मामला नज़र रखने तक पहुँच गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। ज़ियान ने अब मसनूई गुस्से से जेडी को घूरा। जेडी ने तो अपना सर ही बाकायदा पीट लिया। अरे यार, वो हवेली वाला मामला है जिसके लिए मैंने तुमसे सादा लिबास वाले अहलकार भी ड्यूटी पर लगवाए थे, तो इसमें निकाह वाला मामला कहाँ से आ गया? ज़ियान के तासरात अभी भी नासमझी से ही भरपूर लग रहे थे। यार, उस हवेली में एक बेवा औरत और एक लड़की रहते थे। ज़रूर नासिर मलिक ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। आज मैंने सर को बताया था कि इनके घर के आसपास कुछ लोग असला ताने खड़े थे। सर ने वहां जाकर मामला देखा होगा और मामला गंभीर होने की वजह से सर ने ये इंतहाई कदम उठाया होगा। आपकी दी गई वजाहत की वजह से ज़ियान सारी बात समझ चुका था। अब वो दोनों इन दिनों वो किसी और केस को सॉल्व करने में बिजी था, इसलिए ज़ियान की बात इस केस पर उस्मान से ज़्यादा नहीं हो पाई थी। अब वो दोनों ही ऑफिस से निकलकर निकाह का बंदोबस्त करने लगे। फिर उस्मान के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो हसन साहब और रिफ़त आपा पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्हें उस्मान ने ही फ़ोन करके बताया था, इसलिए वो भी फ़ौरन यहां पहुंच गए। सब लोग इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। रिफ़त आपा अंदर की जानिब बढ़ी तो वहाँ से आती आवाज़ों को सुनकर एकदम ठटकी ज़रूर थी, मगर फिर अपनी हिम्मत मुजतमा करती अंदर कमरे में चली गईं। अफ़ान हाथ पर लगी पट्टी के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो सब लोग इन्हें इस हालत में देख एकदम घबरा उठे। आसमा बेगम लंबे लंबे ढक भरती फ़ौरन इनके पास चली आई। हाय अल्लाह, ये सब क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? उस्मान आसमा बेगम अफ़ान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए परेशानी से गोया हुई। कुछ नहीं मम्मा, सब ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए ड्रेसिंग करवाई है। आप तो परेशान ही होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें खुद ड्राइव करके घर आया हूँ। अफ़ान आसमा बेगम के फ़िक्रमंद अंदाज पर इन्हें अपने साथ लगाए धीमे से मुस्कुरा उठे। लेकिन ये चोट लगी कैसे है? सिकंदर शाह भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। बस रास्ते में किसी से थोड़ी बहस हो गई थी। अफ़ान ने झुके सर समेत आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। बहस? और आप? ये सब कब हुआ भाई? आप तो इतने ठंडे मिजाज के हैं, ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। अलियान अपने बड़े भाई को अच्छे से जानता, इसलिए फ़ौरन बोल उठा। रात का टाइम था इसलिए सभी वही मौजूद थे। आयशा भाभी भी अब अफ़ान के लिए पानी ले आई थी। वो भी इन्हें ही तशवीश भरी निगाहों से देख रही थी। आप सब लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। अफ़ान सबका फ़िक्रमंद रवैया देखकर अंदर ही अंदर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। वो सबको सलाम कहते वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। आसमा ने खाने का कहा था, मगर उन्होंने मीटिंग के दौरान खाने का कहते सहूलत से इनकार कर दिया, इसलिए बादल नाखास्ता इन्हें भी खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। अभी अफ़ान जाकर बेड पर बैठा ही था कि किसी ने आहिस्तगी से दरवाज़ा नॉक किया। जवाब में उन्होंने फ़ौरन यस कहते हुए मुकाबल को अंदर आने की इजाज़त दे दी। ज़रार धीमी चाल चलते हुए कमरे के अंदर आ गया, क्योंकि वो भी अभी लाउंज से गुजर ही रहा था कि इसे आसमा बेगम की परेशान ज़दा आवाज़ सुनाई दी। अफ़ान कह तो रहा है ज़्यादा चोट नहीं लगी, मगर पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ज़रार ये सुनते ही फ़ौरन अफ़ान के कमरे की जानिब बढ़ गया था। बाबा कैसे हैं आप? अफ़ान ने अपने इस कुबरू बेटे को देखा जो बहुत धीमी आवाज़ में इससे मुखातब हुआ करता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे शेर, तुम सुनाओ? अफ़ान ने अपनी आवाज़ में अनोखी सी खुशी महसूस की थी, क्योंकि ज़रार तो वैसे तो इससे बहुत ही कम बात किया करता था। चलो इस बहाने से इससे मुखातब तो हो रहा था। अफ़ान के लिए यही गनीमत था।
जी मैं ठीक हूँ, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपने मेडिसिन ले ली? ज़रार ने इनसे किसी काम के बाद मेडिसिन का भी पूछा था। हाँ ले ली, डॉक्टर ने वहीं दे दी थी। अफ़ान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसे तसल्ली दी। जी ठीक है, अब आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। ज़रार ने इन्हें आराम करने का कहा और ख़ुद कमरे से बाहर आ गया। पता नहीं क्यों वो ज़्यादा देर तक इनसे बात नहीं कर पाता था, इसलिए धीमी चाल चलते वापस अपने कमरे में आ गया। ज़ैनी अचानक सोकर उठी तो अपने सर को अज़लान के कंधों पर पाकर गायब दिमागी हालत में काफ़ी देर इसे यूं ही तकती रही, मगर फिर होश में आने पर हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी। इसे सोता पाकर इसने अपने सीने पर हाथ रखे बाकायदा शुक्र अदा किया था। शुक्र है ये सो रहे हैं, वरना इन्होंने तो मुझे जान से ही मार देना था। ज़ैनी की बड़बड़ाहट से अज़लान की भी आँख खुल गई थी, क्योंकि वो बड़बड़ाहट कम, तेज़ आवाज़ ज़्यादा थी। इसकी आंखें खुलते देख वो एक पल के लिए चौंक गई, मगर फिर जल्दी से सर झुकाए अपने बैग में कुछ देखने लगी, ताकि इसे शक ना हो कि कुछ देर पहले वो इसके कंधे पर सर रखे आराम से सो रही थी। इस बात से बेखबर कि वो ये सब पहले से ही जानता। शायद थोड़ी देर के लिए इसकी भी आंख लग गई, वरना तो वो कब से जाग ही रहा था। फ़्लाइट के लैंड होने की अनाउंसमेंट हुई तो वो अपना पर्स संभालती फ़ौरन उठ गई। इसके बाद अज़लान भी अपना मोबाइल हाथ में लिया आगे बढ़ गया। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब वो लोग अल्लामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहाँ पहले से इज़मान को खड़ा देख अज़लान ने शुक्र का सांस लिया। इसे इज़मान की टाइम की पाबंदी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि आज वो वाकई थक चुका था। इसने घर में किसी को भी बताने से मना किया था, क्योंकि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए सिर्फ ज़मान ही इन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए पहुँचा था। अब वो इनको सामान पकड़े कार की डिग्गी में सेट करने लगा था। अज़लान फ्रंट डोर खोलकर आगे बैठ चुका था। ज़ैनी खुद ही पिछली सीट की जानब बढ़ी, क्योंकि अज़लान ने खुद आगे से बैठने से पहले इसके लिए बैक डोर खोल दिया था। तो थोड़ी देर बाद ज़मान ने कार स्टार्ट की और फिर वो लोग घर की जानब चल दिए। ज़ैनी का जहन इस वक्त मुख्तलिफ सोचों की अमाजगाह बना हुआ था। अब क्या होगा इसके साथ? क्या वो अज़लान का ये रूखा सर्द रवैया बर्दाश्त कर पाएगी? क्या इसके मामा बाबा इसको कभी माफ़ करेंगे? क्या वो अज़लान के घर रह पाएगी, जहाँ वो किसी को अच्छे से जानती भी नहीं है? क्या उसके घर वाले इसको खुलूसे दिल से कबूल करेंगे? सारे रास्ते वो इन्हीं सोचों का मरकज़ बनी रही। इसे पता ही न चला जब कार सिकंदर पैलेस के बाहर आकर रुक गई थी। गार्ड्स ने जाने पहचाने चेहरे देखते ही मुस्तैद अंदाज में आगे बढ़ते गेट खोल दिया। अब वो दोनों पार्किंग से निकलकर राहदारी अबूर करते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मौजूद सारे गार्ड्स और मुलाजमों ने अज़लान को सैल्यूट के अंदाज में सलाम किया, जिसका जवाब वो सर को हल्का सा खम देता आगे बढ़ रहा था। ज़ैनी के कदम मन भर के हो रहे थे। इसका दिल मुख्तलिफ अंदेशों में घिरा हुआ था। अभी वो दोनों लाउंज के दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि अंदर से आती आयशा भाभी अचानक इन्हें अपने सामने देख अपनी हैरत पर काबू न रख पाईं। अरे अज़लान, तुम कब आए पाकिस्तान? आयशा भाभी ने खुशी से चहकते इस्तफसारिया अंदाज़ अपनाया। वो अज़लान के बिल्कुल साथ खड़ी घबराहट का शिकार ज़ैनी को भी देख चुकी थी। अज़लान के सर पर हाथ रखने के बाद अब वो आगे बढ़ती मुस्कुराते हुए ज़ैनी से मुसाफा कर रही थी। बाकी सभी आयशा भाभी की आवाज़ सुनकर इधर ही आ गए। सिकंदर शाह और आसमा बेगम भी इस वक्त घर पर ही थे। आहिल का नया स्कूल एडमिशन हुआ था, इसलिए वो स्कूल गया था, वरना वो अपने अजी अंकल को यहाँ देख खुशी के मारे पूरा घर सर पर उठा लेता। अफ़ान और आलियान भी ऑफिस गए हुए थे। ज़रार इस वक्त कॉलेज जाने के लिए नीचे आ रहा था कि अचानक अपने सामने अज़लान को देख इसकी आंखों में खुशी की लहर नुमायाँ हुई थी। वो आगे बढ़कर हल्का सा मुस्कुराते हुए इनसे गले मिलने लगा। तभी इसकी निगाहें बेसाख्ता ज़ैनब की तरफ उठ गईं। इसे देखते इसकी नीली झील जैसी शफाफ आंखों की रोशनी पल भर में ही बुझ गई थी। इसकी आंखों में वाज़ेह नफ़रत उभरी। इसकी आंखों का बदलता रंग ज़ैनी अपनी हद दर्जा हसासियत की बदौलत फ़ौरन देख चुकी थी। ज़रार ज़ैनी को मुखातब किए बिना फ़ौरन घर से बाहर चला गया। ज़रार के हद तक अमेज़ रवैये की वजह से ज़ैनी शर्मिंदगी के मारे अपना सर मज़ीद नीचे झुका गई। हालांकि घर के बाकी सब अफराद इससे बहुत प्यार से मिल रहे थे और आसमा बेगम तो बाकायदा इसे अपने पास बिठा चुकी थी। सिकंदर शाह ने भी एक बाप की तरह शफ़क़त अमेज़ लहजे में इसकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। अज़लान को आसमा बेगम का इससे ज़्यादा ज़ैनी को तवज्जो देना अंदर तक खोलने पर मजबूर कर चुका था। इसका खुशगवार मूड एकदम बुरी तरह बिगड़ गया। इससे ज़्यादा देर बर्दाश्त न हुआ तो फ़ौरन थकावट का बहाना करता अपने कमरे की जानब चल दिया। भले दुनिया कितनी खूबसूरत जगह पर क्यों न चले जाएं, सुकून भी आखिर वापस अपने घर में आकर ही मिलता है। थोड़ी देर जूस वगैरह पीने के बाद आसमा बेगम ने ज़ैनी को भी आराम करने का कहा। ज़ैनी को हनूस खामोश पाकर आयशा भाभी इसकी प्रॉब्लम समझ गई, इसलिए वो इसे अपने साथ लिए अज़लान का कमरा दिखाने आ गई। वो इसे कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आई और फिर कोई चीज़ चाहिए हो तो बताने का कहती वहाँ से वापस चलेंगे। अब वो चुपचाप खड़ी कमरे के बंद दरवाजे को ही साकत निगाहों से देख रही थी। फिर चंद लम्हों के गुजर जाने के बाद
वो गहरा सांस भरती अपने कदम कमरे के अंदर की जानिब बढ़ा गई। मामा, मैं किसी नासर मलक से नहीं डरती, मुझे सिर्फ खुदा का डर है। मैं अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में नहीं जा सकती। फ़ातिमा की आवाज़ में अब थोड़ा नमी का अंसर शामिल हो चुका था। फ़ातिमा मेरी जान, मेरी बात सुनो। उस्मान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएगा, तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करेगा बेटा। आमना बेगम ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। मामा, आप मेरी बात समझ नहीं रही। इस गुंडे से डरते मैं बुज़दिलों की तरह ऐसे कैसे किसी के भी कहने पर फ़ौरन निकाह कर लूँ? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें प्लीज़। फ़ातिमा को आमना बेगम की बात एक आंख नहीं बाई, इसलिए बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो आमना बेगम को कायल करे तो कैसे। फ़ातिमा, निकाह करना बुज़दिली नहीं होती, ये तो एक खूबसूरत रिश्ता है जो दो दिलों को आपस में जोड़ देता है। रिफ़त आपा इनकी आवाज़ें सुनकर अपने कदम रोक ना सकी और अंदर आकर फ़ातिमा को प्यार से समझाने लगी। मगर मेरी परेशानी की वजह से मैं किसी और को क्यों परेशान करूँ? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सारी ज़िंदगी ये ताना नहीं सुन सकती कि मैं ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल की गई हूँ। फ़ातिमा की आंखों में बाकायदा नमकीन पानी आंसू बनकर बहने लगा था। फ़ातिमा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई ऐसा लड़का नहीं है। वो तो लड़कियों की बहुत इज़्ज़त करता है। जब तुम इसके साथ रहोगी तब तुम्हें ये बात खुद ही पता चल जाएगी। रिफ़त आपा को इस छोटी सी लड़की पर बेइंतहा प्यार आया। वो इसको अपने साथ लगाए शीली लहजे में गोया ही, बस फ़ातिमा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला, तुम ये निकाह कर रही हो। मुझ बेवा पर रहम खाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी? कभी ये सोचा तुमने? आमना बेगम ने दो टक अंदाज में बात की। इनकी आंखों में अब फ़ातिमा को देखते हुए बाकायदा आंसू आ गए थे। उन्होंने भी कहाँ सोचा था कि अपनी इकलौती बेटी की शादी इन हालात में करेंगी, मगर वो बेबस थी, इसलिए गुस्सीले लहजे में बात कर गई। अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए उनको आज ये सख्त इक़दाम उठाना पड़ रहा था, इसलिए वो इसे निकाह का हुक्म सादर करती कमरे से बाहर चली गई। फ़ातिमा चंद ही लम्हों में मिस फ़ातिमा से मिसिस फ़ातिमा उस्मान अख्तर बन चुकी थी। निकाह के दो बोलों ने इसकी ज़िंदगी की काया एक मिनट में पलट कर रख दी थी। इसे पता ही न चला जाबो कबूल के मराहल कैसे गुजरे। बस वो चुपचाप अपनी माँ की बात मानती हर वो काम कर चुकी थी जो उन्होंने इसे करने को कहा था। अभी भी वो कमरे में बेड पर बैठी साकत नज़रों से किसी गैर मरई नुक्ते को ही देखे जा रही थी। कुछ ही देर बाद मुबारक सलामत का शोर गूंजा, फिर आहिस्ता आहिस्ता शोर की आवाज़ें कम होना शुरू हो गई। शायद सारे लोग चले गए थे। रिफ़त आपा ने कुछ देर बाद इसे अंदर आते बेड से उठने का कहा तो वो मिकांकी अंदाज में उठ गई, मगर अगली खबर सुनते इसको लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन